तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सारे एक्टिविटीज को। तो पहले एक्टिविटी की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे प्रेसिपिटेट वगैरह, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह क्या होता है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे टोटल 4 केमिकल रिएक्शन होता है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड सनलाइट। थर्मल में क्या होता है, किसी भी एक कंपाउंड में जब हीट डालते हैं तो वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट एलिमेंट्स में वो ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक में भी सेम होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी के यूज से एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट में भी सेम केस होता है। अब उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जो 2 कंपाउंड है वो अपने अपने आयंस को शेयर करके एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, जिनसे क्या होता है, न्यू कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी ज्यादा हो। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड्स, वो लोग आयोनिक बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं बेसिकली, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शेयर हो और स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, और उसी शेयर ऑफ आयंस को ही आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अब बढ़ते हैं हम लोग पहले एक्टिविटी की तरफ। पहले एक्टिविटी में बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो बनाता है एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करते हैं, उससे पहले ना उसको रब किया जाता है सैंड पेपर से। तो अब रब क्यों करते हैं हम लोग मैग्नीशियम को? इसलिए रब करते हैं क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव होता है नेचर में। तो जब भी उसको एयर के साथ एक्सपोज करके रखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, वो जो हीटिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। इसीलिए हम लोग उसको रब करते हैं। और जब भी मैग्नीशियम को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो बहुत ही डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हम लोग को उससे थोड़ा दूर रहना पड़ता है या फिर प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज किया जाता है। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, मैग्नीशियम रिबन केस को। Mg plus O2 in presence of heat create magnesium oxide। अब इसका स्टेट और इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसका स्टेट, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, और जो प्रोडक्ट बना वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसका कलर व्हाइट होता है। सब्सटेंस। अब बात करते हैं ये क्या है। इसमें हम लोग हीट डाल रहे हैं, तो 2 टाइप के और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग हीट को डालते हैं कि जिससे एब्जॉर्ब होकर फर्दर रिएक्शन हो। तो यहाँ पे हीट डाला जा रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो पहला फर्स्ट स्टेप वाइज अगर हम लोग लिखने जाए, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्लीन करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। सेकेंड, जब ये रिएक्शन होता है तो एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस है, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जब ये रिएक्शन होता है तो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है।
एक व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तीसरा तो पहला स्टेप हम लोग उसको सैंड पेपर के यूज से उसको क्लीन करेंगे जिससे कि प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए। उससे क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। जब ये रिएक्शन होता है मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम क्रिएट करता है और एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसी एक्टिविटी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को ये नोट करना है तो कर लीजिए। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नहीं है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखिएगा या फिर कोई केमिकल इक्वेशन, एक ही बात है, स्टेट और बैलेंसिंग को कभी मत भूलिएगा। और उसका नाम, जैसे ये Mg क्या है, मैग्नीशियम है, तो उसके नीचे मैग्नीशियम लिख दीजिएगा और इसके नीचे ऑक्सीजन लिख दीजिएगा। तो उससे क्या है, जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो आपसे इंप्रेस होगा, उसको लगेगा कि हाँ ये बच्चा, इसको पता है, मतलब प्रॉपर नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि बुक से बस रिएक्शन रट के आ गया है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर द प्रोडक्ट फॉर्म, तो पूछा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं इन एयर तो क्या बनता है। अभी हम लोग ने पहले बोला क्या क्वेश्चन में, मैग्नीशियम रिबन, तो हम लोग को पता है मैग्नीशियम होता है Mg। अब बर्न्स इन एयर, एयर बोला है मतलब ऑक्सीजन, और बर्न बोला है तो हीट, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा MgO। एक से इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। और इसको यहां बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां से क्या बना है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट कुछ आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मेटल रिबन है X बर्न इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ व्हाइट एश Y। The correct description of X and Y and the type of reaction। तो इस क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया हुआ है। जैसे एक मेटल है, पहला तो एक मेटल रिबन है जो कि बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकल रहा है और बन रहा है एक व्हाइट कलर का एश Y। तो इसमें पूछा है X और Y क्या है और जो रिएक्शन हो रहा है वो किस टाइप का है। तो इसीलिए पहले एक्टिविटी में मैंने कुछ पॉइंट दिया था जिसमें बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है और एक व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस निकलता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहां से हम लोग को पता है कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है MgO। और क्वेश्चन में क्या बोला है, X प्लस O2 इक्वल टू Y, मतलब X भी नहीं पता है Y भी नहीं पता है। तो हमको पता है कि जो मेटल रिबन होता है वो मैग्नीशियम होता है, तो X हो गया मैग्नीशियम और Y हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, Y हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तो यहाँ पे हमको इस कैल्शियम तो नहीं है, तो इस केस में हमको X दिख गया Y दिख गया। अब टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हीट का यूज हो रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे हीट डाला जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाले में कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एंडोथर्मिक का बात नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन बी राइट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम
विथ सैंड पेपर बिफोर हीटिंग। तो हम लोग मैग्नीशियम को रब क्यों करते हैं? हम लोग मैग्नीशियम को इसलिए रब करते हैं क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि रिएक्शन को स्लो कर दे। तो वही चीज यहाँ पूछा है, तो इसका आंसर होगा तो we rub magnesium with sandpaper because it form a protective layer of magnesium oxide which slows down heating reaction. So we rub magnesium with sandpaper because it form a protective layer of magnesium oxide which slows down the heating reaction. इसीलिए हम लोग उसको रब करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आइज। हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कराते हैं तो उसको दूर क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वो एक बहुत ही इट प्रोड्यूस अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम विच में हार्म आवर आइज। जो फ्लेम होता है वो इतना ब्राइट होता है जिससे हो सकता है कि हमारे आइज पे कोई ना कोई डैमेज पड़े या फिर उसके इफेक्ट से हमको दिक्कत हो। तो व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम आइज? तो बिकॉज while burning magnesium ribbon it produce a dazzling white flame which may harm our eyes. तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे बता दिया, और जो जो पॉइंट याद रखने वाला बात है जैसे केमिकल रिएक्शन उसका वो जैसे बैलेंस्ड है, फिर किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, यही सब इंपॉर्टेंट है। कुछ की पॉइंट्स है जैसे डेजलिंग व्हाइट फ्लेम हुआ, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस हुआ, जो याद रहने से अगर ये वाला एक्टिविटी अगर केस बेस पे भी आता है एक्स और वाई के फॉर्म में तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 2। तो एक्टिविटी नंबर 2 में क्या बोला है? टेक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो लीड नाइट्रेट बोला है, पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। Lead nitrate react with potassium iodide. तो ये रहा केमिकल रिएक्शन। अब पहले हम लोग इसका स्टेट लिखेंगे एक्वस, क्योंकि सोल्यूशन बोला है तो एक्वस सोल्यूशन होगा। ये सॉलिड और ये एक्वस। तो जैसे कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था
किसी भी एक्वस सोल्यूशन में जब कोई भी दो कंपाउंड का रिएक्शन होता है तो एक प्रेसिपिटेट निकलेगा। तो यहाँ पे दो एक्वस सोल्यूशन में दो कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, तो एक प्रेसिपिटेट जो निकला वो है लीड आयोडाइड का। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये PbNO3 हॉल 2 कैसे हुआ, मतलब ये लीड नाइट्रेट का जो सोल्यूशन हॉल 2 कैसे है। तो मैंने उस वाले वीडियो में कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाना है वही बताया। लीड का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है। तो इसको रफ में अगर समझे तो लीड का अगर ऐसे 2 होता है और नाइट्रेट NO3 का जो होता है वो 1 होता है। तो ये जब क्रॉस हो जाएगा तो इसको ये आ जाता है ऐसे, Pb1 तो लिखेंगे नहीं, NO3 हॉल 2, तो ये ऐसे आएगा। अब बात करते हैं इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो हमें दिख रहा है यहाँ 2 कंपाउंड है, यहाँ पे भी 2 कंपाउंड है, और दोनों कंपाउंड क्या किया, अपने आयंस को शेयर करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली ये होता है कि दो कंपाउंड अपना आयंस को शेयर करके न्यू कंपाउंड बनाते हैं, जिससे उन लोग को स्टेबिलिटी मिलता है। तो अब बात करते हैं इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में जब लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराया जा रहा है तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ये येलो कलर का पीपीटी के प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बच जाए उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये जो लीड आयोडाइड है ये सॉलिड के फॉर्म में और ये येलो कलर का होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। Pb1 यहाँ Pb1, KNO3 हॉल 2, तो यहाँ पे 2KNO हॉल 3 हो गया। तो K भी 2 होगा तो यहाँ पे KI2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट निकल रहा है तो जिससे हम लोग उसका स्टेट्स को लिख पाए। अब हम लोग बढ़ते हैं इस एक्टिविटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है। एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। पहले जो ये एक्वस सोल्यूशन है वो कलरलेस होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये येलो कलर बन जाता है, सोल्यूशन का कलर येलो हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड अ कलर प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को मैंने शॉर्ट में लिखा है PPT, इज फॉर्म अलोंग अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब लीड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो एक कलरफुल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो भी बताना है और किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है वो भी बताया। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लीड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपका लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर आप मेरे एक्टिविटीज के पॉइंट को भी रिमेम्बर कर पा रहे हैं या फिर उसको याद कर लेते हैं तो आपके इन सब टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा एकदम। बस कीवर्ड्स को याद रखिएगा, जैसे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, पहले वाले एक्टिविटी में डेजलिंग व्हाइट फ्लेम था, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस था। बस ये सारे पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। जैसे आपके दिमाग में अगर है येलो प्रेसिपिटेट, आप डायरेक्ट कर दीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको टाइप और कलर ये दोनों चीज याद रखना ही पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है किसका, लीड आयोडाइड का, और वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है।
अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन aqueous सॉल्यूशन में शॉर्ट में ऐसा लिखा है, व्हेन aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed and insoluble substance separate out the chemical equation for the reaction above। तो बेसिकली यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का जो रिएक्शन है उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन किस में बैलेंस्ड है। जो बैलेंस इक्वेशन रहेगा वही सही होगा। तो पहला वाला देखते हैं के आई प्लस PbNO3 टेंस टू PbI प्लस KNO3। तो यहाँ पे Pb एक है, यहाँ पे Pb एक है, K एक है, K एक है, I एक है, I एक है, NO3 एक है, NO3 एक है। तो पहला बात तो ये फॉर्मूला गलत है, PbI 2 होता है तो ये इनकरेक्ट है। जो जो गलत है उसको हटा देते हैं, क्योंकि आपका लीड का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, तो उधर जाएगा तो I2 हो जाएगा, PbI2 होगा, तो ये गलत है। अब नीचे वाला देखते हैं के आई, के यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, I एक है, I एक है, फिर Pb एक है, Pb एक है, NO3 ऑल 2 मतलब ऑक्सीजन 6 और नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 नाइट्रोजन 1 है, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं इस वाले इक्वेशन को। यहाँ पे पोटेशियम जो है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आयोडीन जो है वो भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लीड एक है, लीड एक है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो बोल सकते हैं ये बैलेंस्ड है, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हमें ये पता होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पहले भी बोल चुका है, जब दो कंपाउंड्स के बीच आयन का शेयर होकर एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन है, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो पहला वाला जो रिएक्शन दिया है ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पहला वाला नहीं होगा। दूसरा वाला ये भी सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, ये एक एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना रहा है, मतलब कि ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, इसीलिए डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा। और तीसरा वाला ये तो दिख ही रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आयंस का शेयर करके न्यू कंपाउंड बन रहा है। अगर किसी को याद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, तो वो डायरेक्ट टिक कर सकता है। अगर किसी को नहीं पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बस उसका डेफिनेशन पता है, तो आप लोग ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आयंस का शेयर होकर दो, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तब इधर भी दो कंपाउंड होगा, इधर भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे दो कंपाउंड है। यहाँ पे एक एलिमेंट एक कंपाउंड, प्रोडक्ट साइड भी एक कंपाउंड एक एलिमेंट होगा, तो इससे डिफरेंस भी आपको समझ आएगा। तो इस वे में भी कर सकते हैं। तो पढ़ेंगे थर्ड एक्टिविटी। तो थर्ड एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लेस्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो चलिए इसको समझते हैं। हम लोग एक कोनिकल फ्लेक्स ले लेते हैं। इसके अंदर ना जिंक है, जिंक के कुछ पार्ट्स है, मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स है। ये कोनिकल फ्लेक्स है। और ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर एक्वस सोल्यूशन है, वो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी ले सकते हैं, तो HCl ही ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको कॉर्क से बंद कर देते हैं। और एक पाइप जैसे कुछ कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग जिंक ग्रैन्यूल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो एक टाइप का गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ पे ना एक टाइप का गैस हो रहा है, यहाँ पे गैस जम जा रहा है। तो अब इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं तो हमें समझ आएगा। तो जिंक Zn प्लस HCl लिया है, HCl। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक क्लोराइड, और H2 गैस इवॉल्व होता है।
इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो गैस है वो H2 गैस है। अब H2 गैस इवॉल्व होने से क्या क्या होता है? जब भी H2 गैस इवॉल्व होगा तो ये जो फ्लेस्क है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर अगर राइज कर रहा है, H2 गैस इवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहां पे हम लोग देख सकते हैं एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ये जो हाइड्रोजन है इसको डिस्प्लेस करके जिंक अपना एक न्यू कंपाउंड बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ये कुछ चीज हम लोग ने ऑब्जर्व किया। अब जो ऑब्जर्वेशन है उसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे गैस रिलीज हो रहा है H2 गैस। अब हम लोग आइडेंटिफाई, ये केमिकल रिएक्शन लिखने पे तो हम लोग को समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। बट अगर हम लोग विदाउट केमिकल रिएक्शन, जब ये लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन ये कौन सा गैस है वो हम लोग को नहीं पता है। तो H2 गैस का टेस्ट कैसे होता है? जब ये जो गैस है इसको अगर एक पाइप के थ्रू बाहर निकालेंगे तो ये बबल टाइप फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अगर एक कैंडल लगा देंगे जब कैंडल को उसके सामने लाएंगे ना, तो जब ये गैस के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है। मतलब इस जगह पे ना ऐसे ऐसे स्पार्क जैसा आएगा और पॉप साउंड क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पे पॉप साउंड आएगा। तो जब भी पॉप साउंड आएगा किसी भी रिएक्शन में, गैस का इवॉल्व होने के बाद कैंडल को सामने लेके जाने के बाद अगर पॉप साउंड आता है तो उससे हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि वो H2 गैस है। H2 गैस है। तो अगर कोई पूछे कि हम लोग कैसे टेस्ट करके पता करेंगे कि H2 गैस है कि नहीं, तो H2 गैस टेस्ट कब होता है? जो भी गैस इवॉल्व हो रहा है उसके सामने कैंडल लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड क्रिएट करेगा। पॉप साउंड तभी क्रिएट करेगा जब वो H2 गैस हो। तो इससे हम लोग को समझ आ गया कि यहाँ पे H2 गैस का प्रेजेंस है। अब ऑब्जर्वेशन, जब ये रिएक्शन होगा तो जिंक ग्रैन्यूल के पास कुछ बबल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हाइड्रोजन गैस है। सेकेंड, ये जो फ्लेक्स है, ये जो फ्लास्क है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या फिर अगर टेस्ट ट्यूब भी लेंगे तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? H2 गैस रिलीज हो रहा है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। हीट जब भी रिलीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये रिएक्शन क्योंकि एक फ्लेक्स या टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो टेम्परेचर किसका बढ़ेगा? इसी सरफेस का बढ़ेगा। सेकेंड, जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये जिंक तो मेटल है, तो मेटल क्या करेगा? धीरे धीरे डिसॉल्व होने का ट्राई करेगा, तो वो स्लोली डिसॉल्व हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम लोग लिख लेते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। अगर हमको केमिकल रिएक्शन लिखना हो तो मैं बस इस पोर्शन को मिटा रहा हूं। हमारे बुक में दो एसिड दिया हुआ है, या फिर HCl लेके करो या फिर हम लोग H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लेके कर सकते हैं। तो पहले हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए लिखते हैं फॉर्मूला, तो Zn प्लस ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए इक्वेशन। किसको नोट करना है तो कर लो। अब हम लोग देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, तो जिंक जिंक सॉलिड स्टेट में रहेगा, बाकी सब एक्वस रहेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये साइन डिनोट कर रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है और गैस इवॉल्व हो रहा है।
गैस इवॉल्व का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको भी किसी को नोट करना है तो कर लो। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 3 रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ग्रैन्यूल एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर पूछ रहे हैं व्हिच गैस इज इन्वॉल्व एंड कैन बी टेस्टेड। तो अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ग्रैन्यूल एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच गैस इज इन्वॉल्व एंड हाउ कैन बी टेस्टेड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, और अगर ये कंसेंट्रेटेड लिखा रहता तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उससे अभी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखने से क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा गैस है, और अगर गैस पता चल जाएगा तो कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन पूछा है, बोला है जिंक ग्रैन्यूल, तो Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो बनेगा ZnSO4 और H2 गैस निकल जाएगा। एग्जाम में कभी भी इस टाइप का रिएक्शन को ऐसे मतलब एकदम सिंपली मत लिख के आइएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तब तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके हाथ में टाइम है तो आप लोग इसके नीचे जैसे ये Zn का मतलब क्या है, जिंक है, तो ऐसे करके लिख जिंक ऐसे करके डिनोट कर दीजिएगा कि Zn जिंक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ZnSO4 जिंक सल्फेट है और H2 क्या हाइड्रोजन, और उसका स्टेट भी लिख दीजिएगा। तो अब हम लोग को केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोला था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल गया, ये बैलेंस्ड है, इधर H2 है, इधर भी H2 है, SO4 है, Zn, तो ये बैलेंस्ड है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड पूछा है, तो जब व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ग्रैन्यूल एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन जिंक ग्रैन्यूल एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड द टेम्परेचर राइजेस, ऐसे लिख सकते हैं, एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। अब उसके बाद पूछा विच गैस इज इन्वॉल्व, तो गैस ऐसे लिख के हाइड्रोजन। अब पूछा है कि हम लोग कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ने डिस्कस किया बस थोड़े पहले कि हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास टू अ ट्यूब, व्हेन वी पुट अ बर्निंग कैंडल, अ पॉप साउंड प्रोड्यूस, ड्यू टू द पॉप साउंड वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी पॉप साउंड क्रिएट होगा तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं ये भी हम लोग पता चल गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे बोले विच कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्जर्व बाय द रिएक्शन शो। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसमें एक रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग को बताना है कि उस रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ उसका ये दिया हुआ। तो ये हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है गैस ए, मतलब एक टाइप का गैस है, कौन सा गैस है हम लोग को पता नहीं है, जिंक ग्रैन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग को पता ही है कि जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या लिखा है। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे कहीं पे प्रेसिपिटेट तो फॉर्म हो नहीं रहा है, उल्टा यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है, तो पहला वाला तो गलत है। अब दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, हाँ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है,
उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। अब बस ये नहीं कि एक ऑप्शन देखे सही है बस टिक कर दिए, एक बार पूरे सारा ऑप्शन एक बार देख लेना। हो सकता है कि कोई दो ऑप्शन सही हो, जैसे अब ऑप्शन डी में क्या लिखा है, बोथ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने शॉर्ट में टीएमपी लिखा है, टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे गैस भी निकल रहा है और टेम्परेचर भी राइज कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। अब इसी डायग्राम को देके आपसे केस बेस भी पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केस बेस है। मैं नहीं चाहता कि वो केस बेस लिख के टाइम बहुत ज्यादा जाए जिससे आप लोग का टाइम भी वेस्ट हो, तो इसी पे मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, कुछ भी एक एग्जांपल दे दिया, राम श्याम इन अ केमिकल लैब डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे दे दिया। पूछ रहे कि उसमें क्या ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्जर्वेशन जो मैंने पहले लिखा है वो ऑब्जर्वेशन आपको लिख देना है 2 से 3 पॉइंट। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 या 3 पॉइंट लिख देंगे। पूछ लेगा कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच टेक प्लेस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिखाया ही है Zn वाला, वो लिख देना। उसके बाद पूछ सकता है कि विच गैस इज इवॉल्व, तो गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इज देयर एनी राइज इन टेम्परेचर, तो यस देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस एंड इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण गैस वो टेम्परेचर राइज की है। तो इसी यही डायग्राम देके हो सकता है केस बेस के फॉर्म में पूछ ले, या फिर यही डायग्राम देके एमसीक्यू में फॉर्म में पूछ ले। बस आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशंस और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको दिमाग में रखना है, और किस टाइप का रिएक्शन है वो भी। अगर आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन पता है तो किस टाइप का रिएक्शन है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, चौथे एक्टिविटी की तरफ। तो ये एक्टिविटी क्या बोल रही है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर में कोई चेंज हो रही है। तो इतना याद रखिएगा, जब भी कोई टेम्परेचर में चेंज बोलेगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। ज्यादातर में एक्सोथर्मिक होता है, टेम्परेचर चेंज वही फील वही होगा ना जब गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। तो समझते हैं इस एक्टिविटी को, कैल्शियम ऑक्साइड ना। तो मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, ये एक बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये उसका दूसरा नाम है, सिनोनिम समझ लीजिए, उसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो अब हम लोग इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर से, मतलब H2O जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब भी लिक्विड में कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, एक्वस, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कैल्शियम को हीट करने के बाद जो पाउडर होता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली चूना होता है, जिस चूने को हम लोग हीट करके बनाते हैं उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और जिसको पानी में रिएक्ट करके बनाते हैं उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। ये दो नाम, इन लोगों का जो दूसरा नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार घुमा के आ जाता है, डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड नहीं दिया रहेगा, ऐसे दे देगा व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। और एक चीज याद रखिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब आपका क्या बोलते, बहुत ही विग्रोसली रिएक्ट करता है, जिससे कि हीट बहुत ज्यादा निकलता है, तो यहाँ पे निकलेगा हीट। अब ये भी आ सकता है वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है जितना हीट क्यों आ रहा है, जैसे कि कैल्शियम हम लोग को पता है रिएक्टिविटी सीरीज में 3rd पे आता है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो पानी के साथ जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हीट निकालता है। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशंस को। टेम्परेचर निकल रहा है वो हमको पता है, और ये अगर हम लोग से पूछता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो ये पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, दूसरा दो रिएक्टेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, A + B = AB, मैंने बता चुका है पहले। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन को। तो ये रहा उसका कुछ ऑब्जर्वेशन
calcium oxide react vigorously with water to produce calcium hydroxide known as slaked lime. calcium hydroxide को slaked lime बोलते हैं, calcium oxide को quick lime बोलते हैं. कंफ्यूजन ना हो. रिलीज करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये है. और एक चीज लिख सकते हैं टाइप में, टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक. अब जैसे घर में व्हाइट वॉशिंग होता है, जब भी घर में जब व्हाइट वॉशिंग होता है तो जिस दिन व्हाइट वॉशिंग होता है उसी दिन जो वॉल है, वॉल का जो सरफेस है वो शाइनी लुक नहीं देता है. अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होता है. जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वही व्हाइट वॉशिंग के समय में यूज होता है. तो जब हम लोग वॉल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई कर देते हैं ना, तो 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, जो हमारे रूम में या फिर एयर में सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. वो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वॉल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. उसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं. उसी के कारण वो सरफेस जो होता है ना वो शाइनी लुक देता है. तो पहले आप ये ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए, फिर मैं वो समझा देता हूँ आपको. पॉज कर. तो अब देख लेते जो मैं बोल रहा था. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम 2 से 3 दिन बाद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं. लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं. और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाता है. अब हम लोग देख लेते हैं ये आपका बैलेंस है कि नहीं. तो 3 1 4 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, कैल्शियम एक, कार्बन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन 2 2. तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल क्या ले, कुछ मोनूमेंट्स ले लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ले लेते हैं. जैसे ताजमहल. ताजमहल हमने देखा है कि वो लाइमस्टोन का बना हुआ है और कितना शाइनी है. मतलब इतने साल हो गया है फिर भी बहुत शाइन करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट किया है तो जाके उसका सरफेस इतना ज्यादा शाइनी है. अगर कोई ताजमहल गया होगा, आगरा गया होगा, तो उसने देखा ही होगा कि कितना शाइन करता है. एकदम वो व्हाइट मार्बल का है, लाइमस्टोन से बना हुआ है. इसीलिए तो अगर किसी को ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन को नोट करना है तो कर सकते हैं. ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी और इससे पहले वाला भी. ये वाला जो एक्टिविटी है 1.4 ये आपके स्कूल के प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वाले एक्टिविटी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्या बोले एकदम नॉर्मल एग्जांपल है ना कि सबके घर में व्हाइट वॉशिंग वगैरह होता है. आपके आसपास भी कहीं पे अगर कुछ बन रहा होगा तो वहां भी व्हाइट वॉशिंग हो रहा है और कुछ दिन बाद वो सरफेस जो रहता है वो शाइन भी करता है. तो अच्छा एग्जांपल है, ये एक्टिविटी बहुत अच्छा है, इसीलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है. अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे. तो चलिए उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. और हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय. मतलब यहाँ पे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक क्या उस केमिकल रिएक्शन का. तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड. जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट करता है वाटर के साथ CaO प्लस H2O तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम बोलते हैं. और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है. अब पहला पूछा एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये तो होता नहीं है, ये होता नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम PPT का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट. तो क्या स्लेक्ट लाइम प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है, नहीं आता है. केमिकल रिएक्शन लिख के देख लेते एक बार.
कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, वाटर प्योर लिक्विड होता है। जब प्योर लिक्विड में कोई रिएक्टेंट मतलब कोई एलिमेंट मिक्स हो तो एक्वस सोल्यूशन बनता है। तो ये एक्वस के फॉर्म में और हीट निकला है तो यहाँ तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा नहीं, ये भी गलत। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, उसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप कॉपी पे। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। When water is added gradually to a white solid X, a hissing sound is heard and a lot of heat is produced, forming a product Y. A suspension of Y in water is applied to the walls of house during whitewashing. A clear solution of Y is also used for testing carbon dioxide gas in the laboratory. तो इसको पढ़ने के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। What would be solid X? तो solid X क्या होगा? Solid X सॉलिड एक्स क्या होगा? हम लोग को बोला है एक्स एक सॉलिड कंपाउंड है जो कि जब बन जाता है मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद एक वाई बनता है और उससे बहुत हीट निकलता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक्स जो होगा वो आपका होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइन। अब केमिकल फॉर्मूला पूछा है तो होता है CaO, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट वुड बी प्रोडक्ट Y। प्रोडक्ट Y क्या होगा? मतलब जो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो Y प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट Y प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं? स्लेट ब्लाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2, तो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोल्यूशन Y विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो क्विकलाइन सोल्यूशन होता है ना, वही क्विकलाइन जो सोल्यूशन होता है उसी को यूज करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है तो एक व्हाइट कलर का मतलब व्हाइट कलर का लिक्विड सब्सटेंस निकलता है जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि वो कैल्शियम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेजेंस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोल्यूशन Y, तो सोल्यूशन Y का कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एडिंग वाटर टू सॉलिड X। तो सॉलिड X ये था, तो सॉलिड X में CaO में जब वाटर ऐड किए तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकला। इसके नीचे कैल्शियम ऑक्साइड लिख लेंगे, सबका स्टेट लिख लेंगे, और बैलेंस ऑलरेडी है तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इल्यूस्ट्रेटेड। तो ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है और एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट निकल रहा है। इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसका वेटेज अभी CBSE के पैटर्न में बढ़ गया है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इन सबको इजीली करने का एक ही अच्छा
वे है या ट्रिक समझिए, आपको सारा इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसका पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो आपको अगर पता ही नहीं है कि इन दोनों को रिएक्ट करके क्या बन रहा है या फिर ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो आप ये सारा क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन में ट्राई करिए आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। मतलब अगर आपके पास आपको एक्टिविटी याद है तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये एक्टिविटी का, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आपके दिमाग में पहले से वो केमिकल रिएक्शन है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, देखते हैं एक्टिविटी 1.5। तो टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो बेसिकली यहाँ क्या बोल रहा है, जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट को हीट करने से पहले उसका कलर क्या था, अब हीट करने के बाद में क्या कलर का चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जब FeSO4 ये ना क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में रहता है, मतलब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसमें एडेड रहता है। FeSO4 X लिख दिए, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रहता है और ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसको हीट डालते हैं तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, हीट करने के बाद ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होता है और ये गैस के फॉर्म में होता है। तो क्या होता है ना, जब फेरिक सल्फेट को, मतलब जब ये ग्रीन कलर का विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं शायद, जब इसको हीट करते हैं तब फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब पूछा है कि क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कलर का चेंज में, तो पहले ये ग्रीन कलर रहता है, उसके बाद जो ये जो न्यू कंपाउंड बना है हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर हो जाता है व्हाइट। इसका कलर व्हाइट हो जाता है। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो एक कंपाउंड में हीट डाल रहे हैं तो 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला बात ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग ने 3 टाइप का पढ़ा था, थर्मल, इलेक्ट्रिक और सनलाइट। तो यहाँ हीट का यूज हो रहा है तो थर्मल है। तो पहला ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट डाला जा रहा है, ये रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, ग्रीन से उसका कलर हो गया व्हाइट, ग्रीन से व्हाइट कलर हुआ और 2 टाइप का गैस निकला जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इसका कुछ ऑब्जर्वेशन था। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पे जैसे आप लोग बुक में देख ही रहे होंगे, जैसे 1.5 एक्टिविटी का एक डायग्राम है कि एक लड़की है जो कि ऑब्जर्व कर रही है, वो टॉन्ग से ऐसे टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखी है। अब हो सकता है कि ऐसे करके टेस्ट ट्यूब बना, पेपर में ऐसे एमसीक्यू टाइप में टेस्ट ट्यूब बना आ जाए, उसमें रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो Fe2O3 है और 2 टाइप का गैस रिलीज हो रहा है, मतलब गैस A एंड B। तो गैस A एंड B आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गैस A एंड B में आप लिख सकते हैं SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर केस बेस में क्वेश्चन आ सकता है कि एक रिएक्शन हो रहा है इन दोनों, मतलब डिकम्पोजिशन थर्मल रिएक्शन हो रहा है फेरिक सल्फेट का, जिसको डिकम्पोज करने के बाद एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, 2 गैस निकलता है, उसमें गैस आइडेंटिफाई करो, चेंज इन कलर आइडेंटिफाई करो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताओ या फिर बैलेंस केमिकल रिएक्शन बताओ। एक्टिविटीज पे बस इन्हीं चीज पे क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आता है अगर कुछ ऑब्जर्वेशन में चेंज आ रहा है, जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में कोई चेंज आ रहा है, टेम्परेचर पे चेंज आ रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है,
उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो कर ले। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्टिविटी 1.6 के तरफ। और एक चीज ऐड कर देते हैं, और एक चीज आप लोग ऐड कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है हीट करने पे वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर रहे हैं। ऑन हीटिंग इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना है आप लोग को, एक्स नहीं लिखना है, तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इसको हम लोग FeSO4.7 मतलब इस डॉट की जगह भी लिख सकते हैं। मतलब ये वाटर का क्रिस्टल इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब इसको हीट करते हैं तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आके वाटर जो रहता है वो आपका क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.6। टेक 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग, हीट इट ओवर अ फ्लेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे बोला है जब हम लोग 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट का पाउडर को हीट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है डिकम्पोज होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट है तो ये डिकम्पोजिशन समझ आ रहा है, और हीट का यूज हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। एक बार हम लोग रिएक्शन को लिख लेते हैं। लीड नाइट्रेट हो रहा है तो PB जब लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो ये लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। अगर इसके आगे वाले एक्टिविटी में कहीं पे मैंने अगर बैलेंस करना मिस किया है तो उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे NO2 है ना, इधर 2 2 4 3 2 6, अगर यहाँ 2 कर दे, यहाँ 2 कर दे तो PB2, इधर 4, तो 2 2 4, 4 नाइट्रोजन, 2 PB, 3 2 6 6 12, 2 2 8 10 12, तो ये बैलेंस है। ठीक है, इसका स्टेट लिख लेते हैं। अब जब हम लोग ये रिएक्शन करते हैं ना तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे ना तो एक ना ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा। मतलब फ्यूम का मतलब क्या, वो धुआं समझ सकते हैं। ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा। अब वो ब्राउन फ्यूम क्या होगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन फ्यूम के फॉर्म में निकलता है। इसका जो गैस का, इसका जो धुआं का कलर होता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। इसको हम लोग ब्राउन फ्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये रिएक्शन दे दे, पूछ ले कि आइडेंटिफाई द गैस एक्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द गैस एक्स एंड नेम द कलर ऑफ द गैस। तो आप लोग लिख दीजिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कलर हो गया उसका ब्राउन। अब हम लोग देखेंगे कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो पहले लिख लेते हैं कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा। तो जब हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है। On heating of lead nitrate, a brown fume is released. ठीक है, अब ब्राउन फ्यूम क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक तो अगर किसी को नोट करना है तो कर लीजिए। इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि प्रोडक्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछ सकता है। मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि किस एक्टिविटी से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किया है और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे ये एक्टिविटी दे दिया, जैसे मैंने बोला एक्स गैस आइडेंटिफाई करो कौन सा गैस है और उसका कलर क्या है। तो एक्स गैस कलर होगा ब्राउन और वो गैस होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछ लेगा। केस बेस में दे दिया कि कोई भी रिया, प्रिया, स्नेहा, कोई भी एक पर्सन है जो कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान वो लोग ऑब्जर्व करती है कि एक ब्राउन कलर का फ्यूम रिलीज हो रहा है। उस ब्राउन कलर का फ्यूम रिलीज होता है तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछ सकता है। वही सेम चीज, यही चीज पूछेगा, घुमा फिरा के पूछ सकता है। टाइप बताओ कौन सा केमिकल रिएक्शन है, यही पूछेगा और इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। बस आप लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये जो छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है, जैसे ब्राउन फ्यूम निकल रहा है, कौन सा गैस से निकल रहा है, किस टाइप का, ये सारा पॉइंट आपको बस दिमाग में रखना है। तो हम लोग बढ़ेंगे एक्टिविटी 1.7। तो हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.7। इतना इसमें जो जो लिखा है वो सब नहीं पढ़ेंगे। मेन ये जो एक्टिविटी है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर का कॉम्पोजिशन हम लोग को पता है H2O। अब वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो ना दो अलग अलग क्या बोलते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बस वही चीज है। ये भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बस ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको हम लोग ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कभी कभार इसमें रेशियो वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है 1.7, इसका ये वो क्या बोलते हैं, सिस्टम है, सर्किट ही समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक मग ले लो या फिर बीकर ले लो, उसमें ग्राफाइट का रॉड को टेस्ट ट्यूब में फिट करो विद द हेल्प ऑफ रबर स्टॉपर, की जो वाटर है वो नीचे ना आ पाए। बीकर में वाटर डाल दो। अब डालने के बाद 12 वोल्ट 6 वोल्ट कोई बैटरी के साथ कनेक्ट करो, एक सर्किट बनाओ। तो क्या होगा ना, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक होके ना दो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें गैस सिचुएट होने लगेंगे। एक में ऑक्सीजन होने लगेगा, एक में हाइड्रोजन होने लगेगा। अब हम लोग समझते हैं कि किसमें कौन सा होगा। एनोड जो होता है, एनोड बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। तो एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं। पहले हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो रहा है। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, प्योर फॉर्म में, कोई एक्वस नहीं होगा। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हुआ। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। आप लोगों ने पढ़ा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 2,8 में 6 6 7 8 हो गया 8। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, इसको 2 चाहिए। ठीक है, 2 चाहिए। नेगेटिव है, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अनलाइक चार्ज, अनलाइक जो चार्ज होता है, मतलब ऑपोजिट चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज जो होता है वो रिपल करता है। मतलब अगर प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, और माइनस माइनस भी होगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा। मतलब ऑपोजिट टाइप का चार्ज जो है वो एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे माइनस का चार्ज है, तो ऑक्सीजन कहाँ, इस वाले में ऑक्सीजन आएगा, एनोड में, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है। वही सेम चीज अगर हम लोग हाइड्रोजन का देखेंगे तो वही सेम, ये प्लस में, हाइड्रोजन प्लस में आएगा, यहाँ माइनस है। हाइड्रोजन का एक्चुअली हम लोग को पता नहीं, क्योंकि वो 1 होता है तो वो लेगा, ये देगा, तो वो इसमें आएगा। एक टेस्ट ट्यूब बाकी है। अब हम लोग समझेंगे कैसे कि जब आप लोग इसको ऑन करेंगे ना तो देखिएगा हाइड्रोजन जो गैस है वो ज्यादा बबल, मतलब हाइड्रोजन वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ज्यादा बबल दिखाई देगा एज कम्पेयर ऑफ ऑक्सीजन। क्यों दिखाई देगा, सिंपल सा बात है, हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो ज्यादा होगा। अब कैसे ज्यादा होगा हम लोग पता करते हैं।
ये अगर केमिकल रिएक्शन किसी को देखना है तो देख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसी रिएक्शन से लेते हैं, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। एटॉमिक मास को हम लोग यू लिखते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। 2 हाइड्रोजन और 2 मतलब टोटल 4 है, तो कितना होगा 4u। हम लोग मास रेशियो निकाले 4u। अब ऑक्सीजन का O2, हम ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, जो प्रोडक्ट निकला उसका देखेंगे ना, पहले वाला तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये तो रिएक्शन होने के बाद का रेशियो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस वाला। अब हम लोग लेंगे ऑक्सीजन का, O2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन होता है हम लोग का 16। इसको अगर मास में नहीं ले, इसको अगर ऐसे नहीं समझे, 4 है इधर 2 है, इधर 4 है इधर 2 है, तो 2:1। अगर शॉर्ट में समझे तो मॉलिक्यूल देखते हैं, मॉलिक्यूल कितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे हो रहा है, मास का भी बात नहीं कर रहे हैं हम, गैस फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं। तो ये 2:1 में होगा। हाइड्रोजन हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, 2:1 में होगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व किए। ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, पहले हम लोग को पता करते हैं। ये है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो पहले हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। सेकेंड, when we apply electricity on water इवॉल्व, वो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट, रेशियो। टू इज टू है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ये पॉइंट याद रखने वाला है। इसको भी केस बेस में डाल के दे सकते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो, और कितने रेशियो में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा 2:1, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एक्टिविटी 1.8 की तरफ। अगर किसी को ये नोट करना है तो कर लीजिए। हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 क्या बोल रहे हैं? टेक 2 grams सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट कलर, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, AgCl सॉलिड होता है, इसको सनलाइट पे रखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये डिकम्पोज होगा। हम लोग ने पढ़ा है डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रिक, सनलाइट, और इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कवर कर चुका है, बहुत सारे एग्जाम्पल में लिया है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी समझाया है। तो ये Ag में ब्रेक होगा और क्लोरीन गैस निकलेगा, सॉलिड। अब हम लोग देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 क्लोरीन 2 Ag 2 Ag, ठीक है। तो अब हम लोग से पूछा गया है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो कलर में क्या चेंजेस आ रहा है।
तो ये जो AgCl है ना, इसका एक्चुअल कलर होता है व्हाइट, ये व्हाइट कलर का होता है, और जब ये सनलाइट में एक्सपोज होता है ना तो इसका कलर हो जाता है ग्रे। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? ये है सनलाइट, इसको सनलाइट नहीं बोलेंगे, अगर डिकम्पोजिशन का बात आएगा तो ऐसे लिखेंगे। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब चेंज इन कलर क्या है इसमें? चेंज इन कलर क्या हुआ है? व्हाइट से ग्रे हुआ है। अगर इसका यूज पूछ ले, ये कहाँ यूज होता है, तो आप लोग लिखिएगा जो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन बहुत मतलब बहुत यूजफुल है, उसमें ये यूज किया जाता है। यही सेम एग्जांपल आप सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी कर सकते हैं। AgBr जो होता है, जब आप AgBr को सनलाइट में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, वो भी बताते हैं इसके बाद। तो पहले लिख लेते हैं यूज। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, अगर किसी को नोट करना है तो कर लो। अब हम देखते हैं ब्रोमीन वाला केस। किया, अब देखते हैं हम लोग वो ब्रोमीन वाला केस। सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट में एक्सपोज होता है तो सिल्वर और ब्रोमीन डिकम्पोज होता है, ये गैस के फॉर्म में होता है, ये सॉलिड होता है, Br2 होता है, सॉरी, ये भी सॉलिड होता है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ये भी एक एग्जांपल है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। ये भी सेम, इसको भी हम लोग यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो इसमें भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि चेंज इन कलर जो आया है इस रिएक्शन में वो बताओ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बताओ, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन बताओ। अगर एमसीक्यू में आया तो ए और बी देके पूछ सकता है कि ये सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ है या फिर इस सब्सटेंस का कलर में क्या चेंज आया, ये पूछ सकता है। और केस बेस में आया तो वही 4 क्वेश्चन आपके केस बेस में होता है ना, एक 2 मार्क्स का होता है और एक ऐसे करके होता है। तो उसमें भी 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछ लिया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछ लिया, उसके बाद जो अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा या फिर किसी रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर होगा, जैसे इसमें चेंज इन कलर हुआ है, किसी में होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी में गैस निकल, जैसे पहले वाला एक्टिविटी में हम लोग ने देखा कि एक में सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड निकल रहा था, दूसरे वाले में वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा था जो कि ब्राउन फ्यूम का होता है। तो यही सब चीज बनता है एक्टिविटी से, यही सब क्वेश्चंस बनते हैं। इस सारे एक्टिविटी कवर करने के बाद हम लोग कुछ अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी लेंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे। तो अगर किसी को ये नोट करना है तो कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.9। टेक 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tube marked as A and B. In each test tube take about 10 ml of copper sulfate solution. Tie iron nails with a thread sulfate solution. तो बेसिकली देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या बोलना चाह रहा है। इस एक्टिविटी में बोल रहा है 2 आयरन नेल लेने हैं और एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में एक आयरन नेल को डिप करना है और दूसरे वाले को अलग रखना है। हम लोग को बेसिकली इसमें जानना है कि कलर में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, मतलब कलर किस में चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका वो आयरन का बना हुआ रहता है, जो नेल रहता है तो उसका कलर ग्रे होगा, और कॉपर सल्फेट में डालने के बाद उसका कलर में क्या चेंज आ रहा है और सोल्यूशन में क्या चेंज हो रहा है। इसीलिए बोला 2 टेस्ट ट्यूब, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ कॉपर सल्फेट और एक में कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को डिप करना है। तो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। आयरन नेल होता है Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो यहां पे ना कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो ये बनाएगा FeSO4 और कॉपर अलग निकल जाएगा।
ठीक है, तो ये हम लोग को दिख रहा है कि बैलेंस्ड है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस होगा, और ये प्रेसिपिटेट रहेगा, ये सॉलिड निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग का जो आयरन का कलर है, मतलब पहले देखते हैं कॉपर सल्फेट का कौन सा क्या कलर होता है। कॉपर सल्फेट का कलर होता है डीप ब्लू, या फिर ब्लू ही लिखते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। जब इसमें आयरन नेल डिप किया जाता है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और न्यू कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। ये हो गया सोल्यूशन का चेंज इन कलर। अब बोला है कि हम लोग आयरन नेल में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं चेंज इन कलर। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर नंबर बी, तो उसमें दिया हुआ एक बॉक्स है ऐसे करके, जिसमें कि आयरन नेल है, एक का कलर है ग्रे, जिसको अलग से रखा हुआ था, और दूसरे का कलर हो गया ब्राउन, जो कि ये वाला है, मतलब इसमें जो आयरन नेल था। अब ये ब्राउन क्यों हुआ है? तो ये जो कॉपर है ना, कॉपर इस पे अपना रेडिश ब्राउन कलर ना छोड़ देता है, इसीलिए दूसरे वाले जो मतलब जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल है उसका कलर ब्राउन हो जाता है। बस यही रीजन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। पहले एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में निकल गया। सॉलिड या प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं। कलर में चेंज हुआ सोल्यूशन का, सोल्यूशन को शॉर्ट में SOL लिख रहे हैं, ब्लू कलर से चेंज हो गया ग्रीन में। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में निकल रहा है, और सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो रहा है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन भी वही सेम हो गया। इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो रहा है, और जो आयरन था उसमें रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जम जा रहा है, जो कि कॉपर उसमें छोड़ रहा है, कॉपर ही है, जिसके कारण वो रेडिश ब्राउन हो रहा है। आयरन का जो नेल है डिप करने के बाद का बात हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं इस एक्टिविटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, तो इससे उस क्वेश्चन को करने के बाद और ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। A type of metal X is dipped in a blue colored salt solution. Blue colored salt solution YSO4. After some time, a layer of metal Y formed from the salt solution. Metal X is used in making nails. तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिया हुआ है, जैसे ब्लू कलर का सॉल्ट सोल्यूशन है। ब्लू कलर का सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है आपका? कॉपर सल्फेट का होता है। ब्लू कलर सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक मेटल का लेयर बन जाता है वाई, तो यहाँ पे पूछा है एक्स क्या होगा। तो एक्स मेटल यूज, यहाँ पे बोला मेटल एक्स इज यूज्ड इन मेकिंग नेल्स। तो नेल्स किसका बना होता है? आयरन का। तो एक्स हो जाएगा आयरन, आयरन। उसके बाद पूछा है कि वाई क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि वाई कॉपर होगा, ठीक है। वाई वुड बी कॉपर। अब बोल रहा है सॉल्ट YSO4 क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा है, तो पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं। यहां पे लिख रहे हैं मेटल एक्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब जा रहा है तो FeSO4 निकल रहा है। ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट।
इसी टाइप का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एक्टिविटीज पे भी इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता था। यहाँ पे एक चीज और पूछ ले कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलेगा तो ये लिख देंगे। और अगर पूछेगा कि सोल्यूशन में कौन सा चेंज इन कलर आया था, तो पहले सोल्यूशन का कलर ब्लू था, बाद में ग्रीन हो गया। और अगर आयरन नेल का पूछता है तो पहले जब ब्लू कलर का सोल्यूशन था उसमें आयरन नेल का कलर था ग्रे, जब एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना तो आयरन नेल का कलर हो गया ब्राउन। ड्यू टू फैक्टर पूछेगा, ड्यू टू व्हाट, तो लिख देना सीधा कॉपर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। इसके पहले वाला जो एक्टिविटी था वही सेम चीज ना आप लोग जिंक के साथ भी देख सकते हैं, मतलब Zn plus CuSO4 ZnSO4 plus Cu, ये सेम, ये भी वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। और लीड का भी कुछ दिया हुआ है, वो भी सेम है, सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.10 के तरफ। तो देखते हैं एक्टिविटी 1.10 क्या होगा। टेक 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solution. What do you observe? तो यहाँ पे बोला है जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब सोडियम सल्फेट Na2SO4 को सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड, तो क्या बन रहा है? यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है दो कंपाउंड, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एक ए कंपाउंड है, एक बी कंपाउंड है। तो जब दो कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो वैसे बात है ये लोग अपना आयन शेयर करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, स्विप कर लेगा अपना आयंस को। क्यों स्विप करता है मैंने पहले वीडियो में बता चुका है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन प्योर फॉर्म तो नहीं है इसलिए एक्वस सॉल्यूशन है। अब मैंने जैसे बताया था जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये NaCl ये नमक है तो ये भी एक्वस ही रहेगा, एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, यही पीपीटी होगा, मतलब पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। Na2 यहाँ Na है तो यहाँ पे दो बैठा दिए तो Cl2 हो गया SO4, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि नहीं, बस इतना ही बोला है कि जब ये दो रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग को कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस दिख रहा है। तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या, ये जो बेरियम सल्फेट है यही प्रेसिपिटेट है। इसका ऑब्जर्वेशन पहले हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझेंगे। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग बेरियम सल्फेट बोलते हैं, तो प्रेसिपिटेट। बेरियम क्लोराइड, प्रेसिपिटेट क्या है, बेरियम क्लोराइड है। टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे हो सकता है ये एक्टिविटी बता दे आपको कि ये दो कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो और इसमें क्या ऑब्जर्वेशन, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक टाइप का सॉल्ट भी फॉर्मेशन हो रहा है। एक सॉल्ट का फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड। तो अगर किसी को ये नोट करना है तो कर लो। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी 1.11। और ये जो प्रेसिपिटेट है ना BaSO4, इसका कलर ना व्हाइट होता है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, इसका कलर व्हाइट होता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो प्रेसिपिटेट बेरियम क्लोराइड
कलर ऑफ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं आखिरी एक्टिविटी। तो इसमें क्या बोला है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसमें बोल रहा है ना, तो इसका डायग्राम बना के समझ लेते हैं। एक ऐसे चाइना डिस्क है जिसमें यहाँ पे ना कॉपर है, ये स्टैंड टाइप का है, जिसके यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। ये एक बर्नर है जिससे चाइना डिश को हीट कर रहे हैं, इसके अंदर है कॉपर। ठीक है, तो अब ना इसमें एक रिएक्शन हो रहा है। कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, तो हम लोग लिख लेते हैं कॉपर। कॉपर को हीट किया जा रहा है, कंटेनर खुला हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी होगा। एटमॉस्फेयर में जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो O2, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग अच्छा होता है, हीट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा ना, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जिसका कलर होता है ब्लैक, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन या ब्राउन। रेडिश ब्राउन। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि ये सब्सटेंस फॉर्म क्यों हो रहा है, ये बन क्यों रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो हम लोग ने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी कोई एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब भी ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ये ऑक्सीडेशन के कारण बन रहा है। तो हम लोग, और ये कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है, दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहला पॉइंट, ऑब्जर्वेशन लिखने से पहले हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन, और इसमें हीट डाला जा रहा है, मतलब ये रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आया है। कलर में क्या चेंज आया है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ब्राउन से ये ब्लैक कलर का हो गया है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, अगर क्वेश्चन तो वाई कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड क्यों फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण। अब ये रेड कलर से ब्राउन कलर आ गया। अब हम लोग इसको ना, मतलब ये कॉपर ऑक्साइड को फिर से पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब CuO को फिर से कॉपर मतलब Cu को अलग कर सकते हैं, इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन रिवर्स कैसे होगा, उस रिएक्शन को समझने से पहले अगर इसको किसी को नोट करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं रिवर्स कैसे होगा।
रिवर्स कैसे होगा? तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसको अगर हम लोग हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करें तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर रिलीज होगा। ये लिक्विड, ये सॉलिड, सॉलिड, गैस। बैलेंस कर देते हैं इसको, बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब बात आता है ये कैसे हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? आपका सॉरी रिडक्शन, ये पहले वाला जो रिएक्शन था ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जो रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। जब कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फिर से पहले वाले स्टेट में आ जाता है। जैसे ये ब्लैक कलर का है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर का ओरिजिनल कलर होता है ब्राउन। तो जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है और वाटर निकलता है। तो इस वे में इसको रिवर्स कर सकते हैं। पहला वाला रीजन है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से अगर हमको कॉपर चाहिए तो हम लोग रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे तो रिडक्शन होगा। तो यहीं पे आपका पहला चैप्टर का जितना भी एक्टिविटी है वो खत्म होता है। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हुआ, केस बेस्ड वगैरह वो प्रोवाइड कर दूंगा। और एक चीज जो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, चेंज इन कलर। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ना सारा एक्टिविटीज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको भी याद रखेंगे तो आपका जितना भी एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप बहुत इजीली काउंटर कर पाएंगे। अगर किसी को ये नोट करना है तो कर लीजिए। अगर किसी को दिक्कत होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझने में, तो मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया हुआ है। एक बार उसको जाके देखिए, उससे क्या होगा आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले वीडियो में मैंने एक्टिविटी को छोड़ के मतलब ओवरऑल जितना भी टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है, और इस वीडियो में हम लोग सारे एक्टिविटीज को कवर करते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।